नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ में एक विशेष थेरेपी इस्तेमाल की गई थी, जिसे एंटीबॉडीज कॉकटेल थेरेपी कहा जाता है। तो इसी को लेकर के आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कम जगह है, बहुत कम अस्पताल हैं जहां पर ये एंटीबॉडीज कॉकटेल थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के हमारे साथ में है प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी का, जो कि सर गंगाराम में दिल्ली में अभी ये एंटीबॉडीज जो कॉकटेल थेरेपी है इसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, ये जो एंटीबॉडीज कॉकटेल थेरेपी है, दरअसल ये है क्या? देखिए, ये जो कॉकटेल थेरेपी मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटीबॉडीज, और इसको मोनोक्लोनल कॉकटेल थेरेपी इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो एंटीबॉडीज बनाते हैं बहुत ही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं। मगर जैसे वायरस आपका प्रोटीन है, उसका एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं एस प्रोटीन। देखिए, इसको कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शेप है, इट इज लाइक क्राउन ऑफ ए प्रिंस। तो उसके ऊपर स्पाइक जैसे हमारे यहाँ ताज होता है, तो स्पाइक बने होते हैं। उसके अगेंस्ट हम अगर एक जनरेट करें एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो उसी प्रोटीन के अगेंस्ट जाके उसको कैच करेगी और उसको न्यूट्रलाइज करेगी। इसलिए इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। कम से कम 40 ऐसी बीमारियां हैं ह्यूमन बींग्स में जिसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं। ये पॉपुलर इसलिए हुआ, अगर आपको याद हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप वाज अबाउट टू रिटायर फ्रॉम हिज प्रेसिडेंटशिप, तो उसको भी कोरोना हुआ। आपको याद होगा, तो वो बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप साहब मास्क नहीं डालते थे। तो जब कोरोना उनको हुआ तो एवरी पॉसिबल थेरेप्यूटिक आर्मामेंटोरियम वाज ट्राइड फॉर हिम। जो अवेलेबल था, कुछ एस्टैब्लिश थेरेपीज थी और कुछ एक्सपेरिमेंटल थेरेपी थी, पर इतना बड़ा आदमी, ही इज द नंबर 1 मैन इन द वर्ल्ड, तो उस टाइम जो अवेलेबल था वो मिला, और इसलिए उसको एक दवाई दी गई जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास वायरस के स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। तो जैसे ही वायरस घुसा आपकी बॉडी में, अगर आपने इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे दी, तो इससे पहले कि वो घर में आपके सेल के अंदर जाके या घर में घुस के अड्डा बनाए, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। तो सबसे पहले ये रोश प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया था। अब ये बताना मुश्किल है कि उसकी वजह से ठीक हुए या नेचुरल हिस्ट्री से ठीक हुए। हकीकत ही कि वो उसने ट्रीटमेंट भी कंप्लीट नहीं किया और थोड़े ही दिन में अपने करवा के ही वेंट बैक। बट देन दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैड बीन ट्राइड इन ह्यूमन बीइंग्स इन यूएस, एंड सब्सिक्वेंटली इतने बड़े एपिडेमिक्स हुए और ये दवाई फेज 3 ट्रायल इसके चल रहे थे। जब फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट कन्विंसिंग आए, तब आप डीजीसीआई ने इसको अप्रूवल दिया है फॉर यूज इन इंडिया ऑल्सो। जी डॉक्टर साहब, एक जो बात है सबसे बड़ी, कि क्या ये जो हम जो वैक्सीनेशन जो चल रही है उसमें, और ये जो एंटीबॉडीज थेरेपी है, कॉकटेल थेरेपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या ये उसका सब्स्टिट्यूट है? तो ये सबसे पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल अलग चीजें हैं। वायरस, इसका तो इंक्लूजन क्राइटेरिया ही है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, और ये आपको माइल्ड इन्फेक्शन से सीवियर इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। वैक्सीनेशन का पर्पस है आपको बेसिक इन्फेक्शन प्रिवेंट करना। तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उनको देते हैं कि अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ हो, तो आपने देखा होगा कि अगर आप 100 लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो, 80% को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 10 से 15% लोगों को मॉडरेट इन्फेक्शन होता है, 5% लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होता है, जिसमें से 1 to 2% of the people, if you see the national average, 1.3% people die.
अब किसको, ये अभी तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता कि किसको माइल्ड इन्फेक्शन होगा, किसको मॉडरेट इन्फेक्शन होगा, किसको सीवियर होगा, और जिसको सीवियर होगा उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी या मोर्टेलिटी होगी। तो इसलिए सीडीसी एक स्टडीज कर रही है टू नो द फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऑलरेडी पता हैं, जैसे एज मोर देन 60 इयर्स, कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है कि अगर आपकी एज ज्यादा है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, तो ये सब ग्रुप हैं पेशेंट्स के हु आर मोर लाइकली टू डेवलप इन्फेक्शन। तो इन लोगों के लिए जिनको ये कोमॉर्बिडिटीज है, एज ज्यादा है, अगर इनको माइल्ड इन्फेक्शन है तो इनके चांसेस सीवियर इन्फेक्शन के ज्यादा है। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन यूज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कि इनको सीवियर इन्फेक्शन ना हो, ये स्टडीज में मिला है। जबकि वैक्सीनेशन का काम है कि इट शुड टू बी गिवन ऑल अक्रॉस द बोर्ड, हर एक को वैक्सीनेशन लगती है, एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, इन्फेक्शन ना हो। तो डिफरेंस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन में है कि वैक्सीनेशन हर एक को इन्फेक्शन से बचाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिनको ऑलरेडी माइल्ड इन्फेक्शन है, अगर को ज्यादा हाई रिस्क है इन्फेक्शन होने का, तो इट इज यूजफुल इन दैट सब ग्रुप इफ गिवन वेल ऑन टाइम। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ बीमारियों का, कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा ये एंटीबॉडीज थेरेपी यूज करते समय, तो वो क्या क्राइटेरिया है जिनसे जो है हमें बचना होगा, जिसमें हम लोग ये एंटीबॉडीज थेरेपी यूज कर सकते हैं? देखिए, इसका जो सेफ, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे मैंने बताया, ये बहुत नई चीज नहीं है। इसके लिए ये अभी मार्केट में आई है रिसेंटली। पहले बाकी चीजों के लिए, सोरियासिस के लिए, क्रोन्स डिजीज के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, हाइपोगामाग्लोबुलिनीमिया के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं सीवियर इन्फेक्शन के लिए। क्योंकि कोविड एक नया एपिडेमिक है, वायरस नया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट को नॉलेज नहीं है, और नॉलेज इवॉल्व हो रही है फ्रॉम फर्स्ट वेव टू सेकेंड वेव, पॉसिबली वी माइट हैव अ थर्ड वेव। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम दीज एंटीबॉडीज वंस दे आर मेड, दे आर सो सेफ एंड सो वेल मेड कि इनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। अगर आपको पहले किसी एलर्जी से एलर्जिक रिएक्शन हो किसी पहले एंटीबॉडी इन्फ्यूजन से, तभी आपको प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज infections are minor and can be easily managed. Anaphylactic reaction with infusions are known and hence ये recommended है कि ऐसे पेशेंट को घर में हॉस्पिटल में एडमिट करके ही इंजेक्शन और इसका इन्फ्यूजन दें, घर में ना लें। डॉक्टर साहब, ये एक सामने हमारे क्वेश्चन है कि is it possible to get this therapy for each infected, or there is a certain level of infection after which it helpful? तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जैसे आपने पहले बड़ा अच्छा सवाल किया कि गिवन द चॉइस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड and the monoclonal antibody, I think it is comparing apple with oranges. You are comparing simple rusted iron with diamond. Vaccination is something which will give you lifelong immunity at a very meager cost, at a dust price, practically free of cost. Whereas if you are taking monoclonal antibody, you have a temporary protection from a mild to severe disease. It does not give you lifelong protection. So given the choice, you would like to have a free lifelong protection rather than a temporary protection with a costly therapy. So this is not the first line of choice if you have been given the choice of choosing between a monoclonal antibody and a vaccine, if both are available at the same time. वेरी गुड डॉक्टर साहब, आपने जो ये बात कही है, यहाँ पर एक ये एक्सपेंसिव थेरेपी है और उसके बावजूद जो वैक्सीनेशन है वो ज्यादा बेहतर काम करती है। लेकिन जैसा आपने ये बात भी दोहराई है कि जिसको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो रखा है और जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लोगों को उस समय पर रिस्क बहुत ज्यादा है, उन लोगों को इस थेरेपी के लिए जाना चाहिए। साथ में आपने ये भी मेंशन किया है कि कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जो है अगर ये होने के वो हैं, उस तरह की बीमारियां हैं, तो फिर ये एंटीबॉडीज जो थेरेपी है इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में मैं इतना जानना चाहूंगा
हमारे दर्शक जो ये जानना चाहेंगे कि एंटीबॉडीज थेरेपी का इस्तेमाल वाकई में कहाँ सबसे ज्यादा लाभकारी है, या किन लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा सा और इलैबोरेट करके बताएं, क्योंकि लोगों में अभी ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल एकदम नई चीज है सभी लोगों के लिए, और दिल्ली में भी अभी ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एंटीबॉडीज। तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सिवियर, वो इस तरह से उनकी लाइफ रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है, लोग पैसा भी खर्च करना चाहते हैं लेकिन जान नहीं बचा पा रहे हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं, अभी हम अगर बात करें तो लोगों के पास में पैसा, नाम, शोहरत, सभी कुछ पावर होने के बावजूद भी जो है वो लोग जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे और क्राइटेरिया हैं कि जिनको और कब, किस समय पर जो है उनको ये सोचना चाहिए कि अब हमें इस थेरेपी के लिए हमें जो है डॉक्टर से या हॉस्पिटल में कंसर्न करना है। देखिए राघव जी, जो एस्टैब्लिश्ड पब्लिश लिटरेचर है उसके मुताबिक अगर आप लेना चाहते हैं मेडिसिन, द अर्लियर द बेटर, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, so that is anywhere between 4 to 6 days. It's variable from 2 to 7 days, or on average we call it 4 days. और इस दवाई का सबसे ज्यादा फायदा है अगर आप 3-4 दिन में ले लीजिए, उसके बाद वायरस जो बॉडी में एंटर कर गया वो एस रिसेप्टर 2 को पकड़ के वो सेल के अंदर घुस जाएगा, और ये एंटीबॉडी है, ये इसको ब्लड में न्यूट्रलाइज करेगी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इन केस यू वांट टू टेक इट विद इन फ्यू डेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। जितना लेट करते रहेंगे उतना वायरस ने अंदर जोर पकड़ ली और इसको नाकाब कर देगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। So preferably if you can take it within 72 hours or maximum 5 days, it will give you the best results. That is the first thing. Second is, who needs to have this injection? So if you are having severe disease requiring oxygenation, if you are having difficulty in breathing requiring hospitalization, that means आपका वायरस ऑलरेडी बॉडी के अंदर जाके काफी ज्यादा नुकसान कर चुका है, तो ये कम नहीं आएगी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, माइल्ड डिजीज है, ऑक्सीजनेशन की जरूरत नहीं है, सैचुरेशन उनका 93% से ज्यादा है। सो दैट सब ग्रुप ऑफ द पेशेंट which is having mild disease but have lot of risk factor, that means this is the subgroup of the patient जिसमें हायर इंसिडेंस है या हायर चांस प्रोबेबिलिटी है, हायर चांस है बढ़ने का फ्रॉम ए माइल्ड टू ए मॉडरेट टू सीवियर डिजीज। आइडियली तो साइंस के हिसाब से हमें क्लियर पता लगना चाहिए भी कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं which will make you go from a mild to moderate to severe disease. But this is a new virus. CDC is collecting the data. They're sending questionnaire to all the countries and collecting the data. But whatever is known at the moment is clear that if you are elderly, more than 65 years of age, अगर आपको uncontrolled diabetes है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोमायोपैथी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, और इफ यू आर टेकिंग स्टेरॉइड्स, और इफ यू आर हैविंग हाई इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट्स, लाइक आपको पहले ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो आप इम्यूनोसप्रेसिव ले रहे हैं, और आपको अंडरलाइंग क्रॉनिक लंग डिजीज है या ब्रोंकियल अस्थमा जिसमें लंग्स आपके वैसे ही वीक हैं, और कोरोना वायरस ने भी जाके लंग में बैठना है। सो ये काफी सारे इंडिकेशंस हैं जिसमें आप चाहते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और चाहते हैं कि रिस्क ना लें, चाहे 2% भी रिस्क है, तो उस 2% रिस्क को 70% को कम, 70% टाइम्स कम कर देता है। सपोज 2% रिस्क है डेथ का इन द सब ग्रुप ऑफ द कंडीशन आई मेंशन, आई कैन रिपीट, एज मोर देन 65 ईयर्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियोमायोपैथी, chronic obstructive airway disease, bronchial asthma, hypertension, immunodeficiencies, organ transplantation. This is the subgroup of the patient who's likely to have, let's say, 1.3% mortality on national basis. उसको 70% reduction कर देता है. If you look in absolute term, है ना, तो it will be say about 2% reduction in the mortality. But then if you come to
individual, जैसे आपने कहा, या everybody wants to protect his life. That is a basic necessity of living. So if you can afford, if you have high risk factors, then certainly come to the hospitals like ours, which is offering this therapy. But then we have to strictly follow the protocol which has been given by DGCI. Another thing I like to impress upon Raghavji is that drug should not be misused, and it should not be just left to use by everybody and anyone who can afford it. It is not meant for that. इसको EUA मिला है FDA से, इसका मतलब है emergency use authorization. That does not mean it has been approved for usage. Difference है दोनों में. This is a difficult, unprecedented conditions of pandemic because of its ravaging effect. So FDA ने इसको emergency use के लिए limited time के लिए इसको 3 महीने के लिए सैंक्शन दिया है अभी. तो हमें भी, हमारी भी जिम्मेवारी है उन 3 महीनों में जब भी हम किसी को दे रहे हैं, तो we go strictly by the guidelines as have been issued by FDA and our DGCI, and strictly follow all the protocol rather than distributing it loosely to anybody and everyone who can afford it. It is not meant for that. सर एक ये क्वेश्चन है कि कैन इट बी टेकन बाय किड्स, बच्चों को भी क्या ये दिया जा सकता है जसमीत कौर जी का? यस, इनका अप टू जो पब्लिश स्टडीज हैं और जो जिसमें इन्होंने इंक्लूड किया है और रिजल्ट्स दिए हैं पब्लिश लिटरेचर में, उन्होंने 12 साल से ऊपर लोगों को लिया है. तो अभी तक थ्योरेटिकली कोई रेफरेंस नहीं है कि उसे नीचे नहीं यूज करनी चाहिए. बट जैसे आपने देखा होगा कि अभी थर्ड वेव इज मोर लाइकली टू बी affecting the children, because that is the subgroup of the people who have not been vaccinated as yet, and this is the group which has not been exposed to the infection as yet. So it is possible that in future this is the subgroup of the patient who may be benefiting it most in case there are risk factors, like I have mentioned. If the baby has, small child or children have transplantation, if they have immunosuppressed, if they have underlying lung disease like cystic fibrosis, या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या अस्थमा के लिए, उनमें ये जरूर दिया जाएगा. और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इसमें इस कंडीशन में आपके जो साइड इफेक्ट्स अडल्ट से ज्यादा होंगे, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे मैंने बताया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अदर देन कोविड 40 और इंडिकेशंस है इसके यूज में. इट्स बीइंग यूज्ड सेफली बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है, अगर कोई इस थेरेपी को यूज करना चाहता है तो कॉस्ट तकरीबन कितनी आती है? क्योंकि लोगों का कंसर्न ये भी है, वो जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इसकी कॉस्ट जो है आती है, ताकि वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर सके. देखिए, ये जो कॉस्ट है गवर्नमेंट, टोटल कॉस्ट जो इसका जो वायल आती है, दैट कैन बी यूज्ड इन 2 patients. In one patient, it has a, is a vial which can be split into 2 parts, और दूसरी vial within 48 hours use भी हो सकती है. Store it at a temperature of 2 to 8 degrees centigrade, which is very easily available, say in a refrigerator. तो दो में अगर डिवाइड करें तो ऑन एन एवरेज अबाउट 59,000 to 60,000 के करीब एक पेशेंट को पड़ती है. हो सकता है जैसे हमारी और कंपनीज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, जैसे डिमांड बढ़े, so it is a balance, it is a trade off between the demand and the supply. The cost certainly will come down. At the moment this is the minimum cost which is available in India. डॉक्टर साहब, एक बात मैं और भी जानना चाहूंगा कि इस पे जो जैसे अभी हमारे सिर्फ दिल्ली में एक ही हॉस्पिटल में ये थेरेपी स्टार्ट हुई है, तो आपको लगता है कि हमारे दिल्ली में और हॉस्पिटल्स में भी इसको स्टार्ट किया जाना चाहिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सही लाभ उठा पाए? हाँ जी, देखिए 2 चीजें हैं राघव जी. सबसे इम्पोर्टेंट है कि we should have a good evidence of its utility. First and foremost is we should understand that it is not an alternative to vaccine. That is number 1. Number 2, this is not a replacement for vaccination. Number 3, it will have a limited benefit because 85% and 90% of the patient will improve otherwise also. So again, I'm stressing that we should strictly go, any hospital which takes it, I don't mind, so many hospitals can take it, so far as you stick to the guidelines of recommendation for treatment rather than using it loosely.
so far as we can collect good scientific data of its utility or otherwise, or side effects which may incur overall with usage of this drug, or else if there are, you know, untoward side effects which can be known only if you use it in the real world practice. If anybody can collect this data and explain to the patients clearly, I don't see any reason why should it be restricted to few hospitals. So far as you can give a commitment, it will be used and not misused, and you will collect good quality scientific data. I think anybody can have this drug. डॉक्टर अरोड़ा, एक सवाल यहाँ पर और सामने है कि क्या ये स्मॉल टाउन और सिटीज में भी अवेलेबल है, अलीगढ़ जैसी जगह पर? क्योंकि जो है बहुत छोटे छोटे शहरों में भी इसका अगर इसका कहीं यूज होता है और अगर ये अवेलेबल होती है तो लोगों की जान शायद ज्यादा बेहतर बचाई जा सकती। इसमें राघव, दो मेजर इश्यूज हैं हर जगह देने में. You have to ensure that it does not land up, say, with the pharmaceutical distribution centers like pharmacies or chemists who may misuse it, presuming and telling, you know, this is a drug which saved the life of Donald Trump. It is a magic bullet. We should understand it is not a magic bullet. And to stop profiteering, to stop misuse of the drug, I think it should be restricted to the major centers in all states. There is no reason of not letting it go to other states. It should go to the all states, but under strict vision of good regulatory medical authorities. After all, anything and everything which we are doing, it is being done for the safety of our own human beings, our own colleagues, our own peers, our own children, our own sisters and mothers. So we owe a lot to them. Their safety is our major concern. I think we should stick to that. Otherwise, it doesn't matter who is taking it. So far as you can ensure safety, you should not be just letting it go to any and every center which is giving medical therapy for COVID. डॉक्टर साहब, इसमें जो है मैं चाहूंगा एक बात और थोड़ा सा क्लियर रहे कि जैसा आपने बताया कि इसका मिसयूज बहुत अच्छे से हो सकता है, इसके लिए बहुत सारी चीजों को तय करना, देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या आपको लगता है कि इस ड्रग के अंदर कॉकटेल जो थेरेपी है, इसके अंदर अभी कुछ और जो है टेस्ट होने बाकी हैं, या इसके ऊपर जो है अनुसंधान करने की और ज्यादा जरूरत है इसके, ताकि जो है इसके रिजल्ट्स के बारे में और ज्यादा बेहतर पता लग पाए? क्योंकि अगर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये कामयाब थेरेपी है तो इसको पूरा देश में जो है, पूरे देश में इसको वाइडली इसको यूज किया जा सकता है लोगों की जान बचाने के लिए. क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में कोविड की वजह से लाखों लोगों की अब तक जान जा चुकी है, और प्रतिदिन जो है पिछले दिनों तो जब आंकड़ा हमारे देश में पर डे 4 लाख से ऊपर जब पहुंच गया था कोविड इन्फेक्शन पर डे का लोगों का, तो तब भी जो है जाने जो है बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में जाने जा रही थी. तो मैं सिर्फ जानना चाहूंगा कि क्या इस पे और जो है चेक करने की और जरूरत है कि ये किस प्रकार से और ज्यादा बेहतर और कारगर है? राघव जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया. दो इश्यूज होते हैं जब ड्रग को ऑथराइजेशन मिलता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि ये जो दवाई देते हैं, अब एक होता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, कि आप पैंडेमिक है, जैसे आपने बताया 4.5 लाख डेथ्स इंडिया से रिपोर्ट हुई है पर डे, जो कि पूरे विश्व में हमने रिकॉर्ड बनाया, दो इट इज अ डूबियस रिकॉर्ड. बट फैक्ट इज, हाउ वुड यू नो कि 4.5 में से अगर आप देखिए हमारे 4.25 लाख तो ठीक हो ही गए विदाउट एनी रिक्वायरमेंट फॉर इवन हॉस्पिटलाइजेशन. तो अगर हम ये रिकमेंड करें कि ये दवाई है जो सब लें, तो अगर आप 4.5 लाख लोग पर डे लोगों को हम ये महंगी दवाई दें तो हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही डूब जाएगी. वी हैव रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स बिकॉज ऑफ बीइंग ए पुअर कंट्री. That is precisely the reason you have to come up with good research as to which particular group of the patient would this drug be most effective. Studies are going on. One study जो अभी हम स्टडी कोट कर रहा हूं मैं आपको, उसमें टोटल जो है अभी तक इन्होंने 4800 पेशेंट में डेटा किया, जिसमें आधों को दवाई दी है, आधों को नहीं दी. अल्टीमेटली 2400 लोगों को दवाई दी है. इफ यू लुक एट द
total number of cases of COVID in the world, they are more than 6 crore. सिर्फ 4,000 लोगों को दवाई से जो फायदा हुआ है, that cannot be generalized to the whole population because of the cost. And because of the side effects, which even if they are uncommon, they occur 1 in million. But if you keep on giving it in crores, certainly that will be amounting to something which will be of concern to us. So इसलिए ये we need longer studies, we need larger number of the patient to tell you its efficacy or otherwise. And hence countries like India or Brazil or South Africa जहाँ बहुत सारे cases अभी भी हैं, तो we can provide WHO. After all, WHO को या CDC को डेटा कहाँ से आएगा? If we can collect good honest data by using it properly in a organized manner as per the recommended guideline, I think we'll be doing a very good service to the cause of humanity and cause of health services all over the world. All over the world. After all, it is a global crisis. It's not our own crisis. We are being helped by US. We can help them in a sense by providing good quality data. So rather than just blatantly misusing it, let us be, I think morally correct to use it for an indication for which it has been given the consent for at the moment. थैंक यू डॉक्टर साहब. एक ये सवाल है जो है एक अथुरिया जी का कि क्या हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है इस थेरेपी के लिए? देखिए, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाकी चीजों के लिए यूज होती थी, जैसे इसके 2 रूट्स होते हैं देने के, इंट्रावीनस और सबकुटेनियस. तो जो बाकी इंडिकेशंस के लिए जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं, तो अगर आप सबकुटेनियस दे सकते हैं तो घर पे दे सकते हैं. बट स्पेशली अगर आपने सेकंड डोज देनी है या सब्सिक्वेंट फॉलोअप देना है, बट कोविड के केसेस में इट इज ए वन सिंगल टाइम इन्फ्यूजन एंड इट इज टू बी गिवन इंट्रावीनस. So even if there is a 1 in million chance of having anaphylaxis because of this, it is safer, it is better, and it is more plausible to admit them. That gives them confidence that you have got the drug in a right manner at an appropriate place and appropriate site, but also ensures that you do not develop any untoward complication. As of now, the recommendation is you should not be taking it home. Just don't take a vial home. It should be given under the supervision of a doctor. एक ये सवाल और है डॉक्टर साहब कि क्या आप एडवाइस करते हैं कि आफ्टर हैविंग कोविड पॉजिटिव, आफ्टर हाउ लॉन्ग वी गो फॉर दिस वैक्सीन? प्लीज एडवाइस. यस, देखिए, अब एक बार आपको बड़ी क्लियरली बात समझनी चाहिए कि सबसे ज्यादा नेचुरल प्रोटेक्शन डिजीज का नेचुरल इन्फेक्शन से आता है. जो इम्यूनिटी बॉडी बनाती है, best immunity comes not from the vaccine but from the natural infection. And those of us who have been lucky to have got out of the mess by having a mild to moderate infection and we had scaled through these choppy waters, we should celebrate that we have come out of it smoothly. इन केसेस में there is a good chance हम ठीक इसलिए हैं कि हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है. एंटीबॉडी कम से कम 3 महीने तक बॉडी में रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम आनी शुरू होती है. तो देयर आर 2 इश्यूज कि आप कब लगवाएं या ना लगवाएं या ना लगवाएं. तो अगर आप इंडियन सिनेरियो देखो तो 3 महीने तक आपको लगवाने की जरूरत नहीं है. 3 महीने तक आपकी बॉडी में इतने डिफेंसेस थे कि उन्होंने एंटीबॉडी बनाई, वायरस को भगाया, तभी आप ठीक हुए. उसके बाद एंटीबॉडी में कम डाउन. सो देयर इज नो नीड ऑफ रशिंग फॉर इट. यू कैन सेफली वेट फॉर 3 months and once that period is over, if the vaccine is really available, go and take it. If it is not available, there is no harm in waiting. You can wait for another 6 months. Nothing happens. If you look at CDC and WHO site, they say you should wait for at least 90 days before you get the vaccination. और इससे दूसरों को भी भला होगा. अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको रिकवरी हो गई, या वैक्सीन है नहीं, तो अभी जल्दबाजी में भाग के वैक्सीन लेने के बजाय we should think of our colleagues, friends, relatives, peers जिनको नहीं लगी. Let them take the vaccine because we are already protected. Natural protection is the best protection. एक सवाल और है यहाँ पर कि younger and adults who are not vaccinated can have this cocktail therapy after RT-PCR positive. Yes. Answer to that is this is exactly the group of the patient, except the difference is that if you have comorbidities, then only you take vaccination at a younger age. Like अगर आपको young age में diabetes है, bronchial asthma है,
स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, लंग्स खराब है आपको, या आपको इम्यून डेफिशिएंसीज है. So if you are at higher risk of developing infection, then certainly you may be helped by this monoclonal antibody cocktail therapy. But in a normal, common child who is otherwise normal, his immune system is so good that he just does not require this type of therapy. एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा राघव जी, कि आप जब एक इसका ड्रॉबैक ये भी है, सपोज देयर इज समथिंग कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी. अगर आप देखिए इंडिया डेटा क्या है, इंडिया का डेटा है कि 2.6 करोड़ लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है. इज दैट राइट? फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़. इसका मतलब ये हुआ कि 137 करोड़ को भी कोरोना नहीं हुआ. बट ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग यू एंड मी डू रियलाइज that a large proportion of our population has already been exposed to the virus, and they would have developed an immunity because of the natural course of infection. तो अगर आप इसको इम्यूनोग्लोबुलिन दे दोगे ऐसे बच्चों को, तो उनको जो अपना नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी चाहिए वो कम हो जाएगी. तो अननेसेसरी यंग बच्चे को हु इज अदरवाइज हेल्दी देने से उल्टा नुकसान है, फायदा कोई नहीं है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने एक नुकसान बताया या ड्रॉबैक बताया, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई और ड्रॉबैक भी है इस एंटीबॉडीज थेरेपी लेने के लिए के का? हाँ जी, देखिए अगर आपको रिसेंट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ है तब आपको जरूरत नहीं है. अगर आपने वैक्सीन ले ली है तब आपको जरूरत नहीं है. अगर आप यंग हैं, कोई मॉर्बिडिटीज, तब आपको जरूरत नहीं है. बिकॉज इन केसेस में अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, that will give you far higher dose of immune response for a longer period of time in a more protected manner than what is given with this immunoglobulin, because after all this is a preformed antibody. It does not stimulate your immune system to respond to the virus. इसका काम है 3 महीने के लिए रहना है. आप देखिए इसको इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है. इसका इंक्लूजन क्राइटेरिया है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद दें. जब वैक्सीन इतनी अच्छी चीज है कि आपको इन्फेक्शन होने ही नहीं देती. अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 90% चांस है कि आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम जागृत होगा, स्टिमुलेट होगा और आपको वायरस निकाल देगा. तो वो जो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, जागृत हुआ, वो इतना अच्छा स्ट्रांग बन गया कि आपको चांसेस की दोबारा इन्फेक्शन का इज वेरी लो. Whereas if you are taking a passive immunity, that is the difference between vaccination and immunoglobulin, monoclonal antibody. कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब आपको घर बैठे बैठे तनख्वाह मिल गई, आपने मेहनत ही नहीं की. आपने मेहनत ही नहीं की तो आपको आदत ही नहीं पड़ेगी मेहनत करने की. तो आपको बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई तो आपका इम्यून सिस्टम सोता रहेगा. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक्सपोजर हुआ, यू कैन स्टिल गेट इन्फेक्शन एज कंपेयर टू अ नेचुरल इन्फेक्शन in which once you have immune system, your chances of having a repeat infection will be very low unless there are variants, which are exceptions. That is another drawback. डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है एक अथुरिया जी का, जिसमें वो कहते हैं कैन वी हैव टू डिफरेंट वैक्सीन्स? देखो theoretically yes you can have two different vaccines, but इसका जो कुछ ट्रायल्स पब्लिश हुई है स्पेन से, यूके से, विच हैव शोन दैट दे आर गुड. और हिंदुस्तान में तो प्रॉब्लम ही डिफरेंट है. हिंदुस्तान में दो की जरूरत नहीं. अगर दोनों को देने के लिए है तो इट इज बेटर टू गिव वन टू ऑल हु नीड इट. देयर इज सच ए एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वैक्सीन. राघव जी अगर आप देखिए हिंदुस्तान में अभी हम 15 से 20 लाख तक इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगा रहे हैं पर डे. इस पेस पे अगर हम कंटिन्यू करें विदाउट रैंपिंग अप अवर प्रोडक्शन और without increasing our vaccination coverage on daily basis, it will take 2 years before the whole population is vaccinated. So we need to have 1 crore vaccination. So there is a question of mixing. जब हमारे पास है ही नहीं तो मिक्स करने से क्या होगा? Even though मिक्स करने का यूके से, स्पेन से डेटा है, it may not be harmful, but then there is no convincing data that mixing is useful. हमारे को जरूरत है वैक्सीनेशन की किसी भी तरीके की. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे देश में ऑलरेडी वैक्सीन की इतनी ज्यादा कमी है, लोगों को एक डोज भी नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से. और खास तौर पे हम बात करें कि 18 से 44 साल का जो वर्ग है, जिसको कहा गया है कि अभी उनको वैक्सीन दी जाएगी,
और दी जानी थी, लेकिन वो वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में एक की बजाय 2 वैक्सीन लेना ये कहाँ की समझदारी है। लेकिन इसके साथ-साथ में एक बात और भी है कि 12 साल से 18 साल, 17 साल के बच्चों को भी ट्रायल शुरू होना है, उनके लिए भी वैक्सीन का इंतज़ाम आगे करना पड़ेगा। तो ऐसे में एक ये सवाल है यहाँ पर अ, राकेश जी का, अ, then should we vaccinate a child below 18, um, 18 year or not any, या दिस इज द क्वेश्चन, ओके, कि ये पूछना चाह रही हैं कि क्या 18 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन जो है दिया जाना चाहिए, जो हम कॉकटेल थेरेपी की बात करें यहाँ पर वो पूछना चाहते हैं। हाँ जी, देखिए वैक्सीन तो अगर आप देखिए जहाँ वैक्सीन अवेलेबल है वहाँ पर 12 साल से जो फाइजर की वैक्सीन है यूएसए में हैज बीन ऑथराइज्ड बियॉन्ड एन एज ऑफ 12 इयर्स। कनाडा में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। एनीबडी हु इज मोर देन 3 इयर्स अप टू 12 इयर्स कैन बी वैक्सीनेटेड। देयर इज नो रीजन कि इनको ना लगे। बट जहां तक हमारे पास हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, हमारे पास वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए भी वैक्सीन नहीं है। तो वी हैव टू गो बाय प्रायोरिटी। तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि पहले 65 प्लस को दिया, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया, फिर 45 प्लस को मॉर्बिडिटीज को दिया, फिर सबको 45 प्लस दिया, देन दे ओपन इट अप फ्रॉम 18 टू 45। हमारी प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। एज सून एज वैक्सीन इज अवेलेबल, टिल देन we will also have more data regarding the safety of vaccination in children less than 18 years. Excellent trials are being conducted in Germany, France, Canada, and US. And hopefully, by the time vaccines like Covaxin, Covishield, etc., are available in India, we should be able to have good results of the efficacy of these vaccines in children. डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है यहाँ पर कि एज इन द सेकेंड वेव consulting, scheduling among adults are more so to reduce mortality. Can this cocktail therapy be used? देखिए, आप मोर्टेलिटी होती है सीवियर केसेस में, तो उसका आंसर तभी आएगा कि आप बहुत सारे केसेस लीजिए। आप 2 लाख केसेस लो जिनको कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। यू जस्ट स्टैंड एट द प्लेस वेयर द टेस्ट इज डन और उसमें से वो लिस्ट निकालिए कि कितने लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं। एज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी डिजीज, इम्यूनोसप्रेशन, इन सब ग्रुप को आप 1-1 लाख में आपको उसको डिवाइड कर दीजिए। एक को दवाई दीजिए, एक को ना दीजिए, एंड देन सी द इफेक्ट ऑफ मोर्टेलिटी। 4000 केसेस में conclude करना कि this is life saving, I think it will be just trying to put the horse ahead of the cart. You may be concluding more than what is needed in this type of a scenario. So we have, if somebody can provide us this cocktail therapy free of cost, I think India gives you an, अभी भी हमारे 1.5 लाख cases हो रहे हैं, तो we have an excellent platform to give them excellent results as to the efficacy otherwise of this type of cocktail therapy. But then conducting good quality studies in Indian setup requires a huge amount of the money. I don't think we are at the moment prepared for that. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और है। my daughter 15-year-old having low grade fever daily after becoming covid positive on 24 Feb. All investigations normal. What can be the reason? या अभी देखिए, आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि एक नई चीज आ गई है जिसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम और MIC. This multi-organ inflammatory syndrome is because of antibodies developing against the virus, which affects the multiple parts of the body which respond to steroids. This is a common problem in children. गंगाराम में ही 26 cases हो चुके हैं. And if your baby has multiple involvement of different organs, then the baby may be benefited by a course of steroid therapy only after complete investigation. I think you will have to come and see a pediatrician and then we take a call.
सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त हो चला है खत्म होने का, समाप्ति का। तो यहाँ पर एक सवाल और है कि थर्ड वेव होने के आने के चांसेस कितने ज्यादा है हमारे देश में? देखिए, किसी भी आप जब प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्रिडिक्शन को ये जादू मंत्र का खेल नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द रॉ डेटा। आफ्टर ऑल, there is one Mr. Agarwal from IIT Kanpur, who makes a very good model of prediction of the ferocity of the third wave, the height of the third wave, and the duration of the third wave, when it is going to land up. If you look at the IMD, it gives you an excellent information of where the cyclone is coming, what will be the height of the cyclone, when it is going to have a landslide, where it is going to land up in the particular area of India. So for that, you need to have a raw data. Unfortunately, we do not have a good robust data to feed those people who will make the model. उसके लिए चाहिए कि आपकी baseline positivity कितनी है, कितने लोगों का टेस्ट हुआ है, कितनों का नहीं हुआ, कितनों को herd immunity है. अगर ये available हो, then they come up with the model. But whatever model Mr. Agarwal has made, possibly we are going to have a third wave somewhere in October. But my own impression is a majority of us have already been either infected or exposed. So the ferocity will be much less, the height will be much less. And I have a wishful thinking that by that time, if we are able to ramp up our production and give a real time vaccination, I think we'll overcome the crisis soon. थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल अरोड़ा, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, खास तौर पे जो कॉकटेल थेरेपी को लेकर के आपने जानकारियां दी हैं और लोगों के सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। बहुत सारे लोगों के और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम अगले हफ्ते फिर जो है ज्वाइन कर, हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से समय लेकर के आपके सवालों का जवाब जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा और डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से समय निकाल करके आपके सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते हम लोग फिर से आपसे बात करना चाहेंगे, ताकि लोगों के सवाल जो हैं, जो भी उनके सामने हमारे सामने आते हैं, तो हम उनका जवाब आपसे ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। Thank you. Thank you.